प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम रिएक्शन और एक्टिवेशन ऑफ ओवम के संबंध में पढ़ा था। अब आते हैं फ्यूज़न ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई और एम्फीमिक्सिस, यानी जो प्राक केंद्रक होते हैं गैमीट्स के, जो केंद्रक गैमीट्स के अंदर पाए जाते हैं ओवम में और स्पर्म के अंदर, उनका संगलन, आपस में मिलना और फ्यूज़ हो जाना, इसको बोलते हैं गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न, या फिर इसको एम्फीमिक्सिस के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अंडाणु के अंदर शुक्राणु का कितना भाग प्रवेश करेगा, शीर्ष भाग जाएगा या मध्य भाग भी जाएगा या पुच्छ भाग भी प्रवेश करेगा, ये बात अलग अलग प्राणियों के ऊपर अलग अलग रूप से निर्धारित होती है। यानी सभी प्राणियों में एक जैसी प्रक्रिया इसके संबंध में नहीं होती। ये भिन्नता पाई जाती है। किसी स्पीशीज़ में केवल शीर्ष भाग प्रवेश करता है, शेष भाग अंडाणु के बाहर रह जाता है। कुछ प्राणियों में शीर्ष भाग और मध्य भाग भी प्रवेश कर जाता है। अधिकांश प्राणियों में ये होता है कि पुच्छ भाग जो होता है वो बाहर ही छोड़ दिया जाता है। और उसका तात्पर्य बड़ा सीधा सा ये है कि जो स्पर्म के अंदर जो टेल पोर्शन है, वो टेल पोर्शन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सहायक होती है, गमन में सहायक होती है। इसलिए अंडाणु से जब फ्यूज़न होता है शुक्राणु का, तो उस समय टेल की भूमिका पूरी हो चुकी होती है। इसलिए टेल जो है वो अंडाणु में अंदर प्रवेश न करके बाहर ही छोड़ दी जाती है। शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है तो उसका केंद्रक आगे की तरफ होता है, उसके बाद मध्य भाग होता है। उस मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया और तारककाय वगैरह होते हैं, सेंट्रियोल्स वगैरह होते हैं। और मध्य भाग स्वाभाविक रूप से, चूँकि केंद्रक आगे की तरफ है, तो मध्य भाग उसके पीछे की तरफ होता है। लेकिन जब ये प्रवेश कर जाता है और ये प्रवेश की प्रक्रिया अंडाणु के अंदर पूर्ण हो जाती है, उसके होते ही ये 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसके फलस्वरूप क्या होगा कि केंद्रक तो हो जाएगा पीछे, जहाँ ये इंटरफेस की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, और जो उसके मिडिल पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है, वो आगे की तरफ आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे पाए जाते हैं, मैनचेट मिलता है। ठीक है, तो एक ये परिवर्तन इसके प्रवेश करते ही होता है। यानी प्रवेश करते ही जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करेगा, वो 180 डिग्री एंगल पर घूम जाएगा, और घूमने के कारण से केंद्रक जो है वो पीछे की तरफ आ जाता है, और उसमें इमीडिएटली जो ये तो एक इंटरफेस अवस्था होती है, उसमें ये प्रवेश कर जाता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसे न्यूक्लियस को अब मेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे, क्योंकि अब क्या हुआ कि अंडाणु अपने आप में एक कोशिका है, उसके अंदर भी एक केंद्रक उपस्थित है, और अब उसके अंदर स्पर्म भी पहुंच गया, तो उसका भी एक केंद्रक उपस्थित हो गया। तो अब ये दो केंद्रक हो गए। तो ये दो केंद्रक जो हैं, इसलिए अब इनको प्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं। और जो शुक्राणु का केंद्रक है, उसे अब मेल प्रोन्यूक्लियाई कहेंगे, नर प्राक केंद्रक उसको कहा जाएगा। ये एक स्लाइड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, इसको समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे ये प्रक्रिया संपन्न होती है एम्फीमिक्सिस की। एम्फीमिक्सिस बेसिकली ये जो दो न्यूक्लियस हो गए अब एक ही कोशिका के अंदर, इनके फ्यूज़न की क्रिया कहलाती है। जिस मार्ग से केंद्रक फ्यूजन स्थल की तरफ बढ़ता है, उसे पेनिट्रेशन पाथ कहते हैं। यानी एक तो वो स्थान है जहाँ ओवम से शुक्राणु ने ओवम को स्पर्श किया, और वहाँ पर वो सारा एक्रोसोम की क्रिया, एक्रोसोम रिएक्शन वगैरह जो हुई, और उसके बाद शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर गया। अब अंडाणु में प्रवेश करने के बाद भी उसको एक निश्चित पथ पर गमन
करना है। किसको करना है? केंद्रक को, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें, टेल तो बाहर ही रह गई। अब भूमिका इस कोशिका के अंदर, ओवम के अंदर केंद्रक की शुरू होती है। तो केंद्रक भी एक निश्चित पथ से और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की तरफ गमन करता है। उसको फ्यूजन पॉइंट भी कह सकते हैं, संगलन स्थल भी कह सकते हैं। और इस रूट पर जिस पे ये गमन करता है, इस रूट को भेदन पथ या पेनिट्रेशन पाथ भी कहा जाता है। शुक्राणु केंद्रक की भांति अंडाणु केंद्रक भी जो होता है, उसमें भी सेकंड मियोटिक डिवीज़न, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात वो भी संगलन स्थल की तरफ गमन करता है। यानी लगभग ये जो पॉइंट होता है, ये सेंटर से थोड़ा सा डायगनली हटके होता है, वहाँ पहुँच जाता है। नर प्राग केंद्रक इसके अनुरूप अपनी दिशा में कुछ परिवर्तन करके पुनः गति करता हुआ मादा प्राग केंद्रक के पास पहुंचता है। इसे फर्टिलाइजेशन पाथ बोलते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये दोनों ही जो प्रोन्यूक्लियाई हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और मेल प्रोन्यूक्लियाई, ये एक डेफिनेट दिशा में गति करते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं और अंत में दोनों जो प्रोन्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, मिल जाते हैं। और इसको फिर जब एक केंद्रक का ये निर्माण हो जाता है, जिसको कहते हैं जाइगोट न्यूक्लियस, युग्मनज न्यूक्लियस। यानी दोनों युग्मकों के जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, संगलित हो जाते हैं, तो वो न्यूक्लियस बनता है जो एक, उसको कहते हैं जाइगोट न्यूक्लियस। और जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, है ना। गैमीट को बोलते हैं युग्मक और जाइगोट को बोलते हैं युग्मनज। और ये जो फ्यूजन की क्रिया है, इसी क्रिया को एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। एम्फीमिक्सिस को हिंदी में कह सकते हैं उभय मिश्रण, उभय मिश्रण। इसके पश्चात क्लीवेज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, विदलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मनुष्य के ये जो अभी तक की जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सामान्य तौर से जो प्राणियों में जनरली एम्फीमिक्सिस जिस प्रकार की होती है वो आपको बताया। मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य में जो दोनों प्राक केंद्रक होते हैं वो मिलकर एक केंद्रक का निर्माण नहीं करते। इनमें क्या होता है, इनमें दोनों प्राक केंद्रकों की जो केंद्रक झिल्ली है, पहले तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो विलुप्त हो जाती है। अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त होगी तो क्या होगा, जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारे का सारा दोनों केंद्रकों के अंदर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण ही एक जगह एकत्रित रहता है। वो सारा मटेरियल मुक्त हो जाएगा, गुणसूत्र मुक्त हो जाएंगे और दो भागों में विभक्त होकर दोनों विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे और विदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यानी ये जो मैं आपको जो एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर एम्फीमिक्सिस किस प्रकार से होती है उसका डायग्राम है। इसमें जो प्रोन्यूक्लियाई मेल और फीमेल दोनों के जो प्रोन्यूक्लियाई होते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो विलुप्त हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उन केंद्रकों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर दोनों ध्रुव जो होते हैं कोशिका के, उनकी तरफ वो पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो पहुंचेंगे और बाकी आगे की क्रिया सेल डिवीज़न की जैसे शुरू होती है वो शुरू होगी और क्लीवेज प्रारंभ हो जाएगा, विदलन प्रारंभ हो जाएगा। जो इसमें अधिकांश जो प्राणी होते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, इनमें मैमल्स के और मैमल्स भी होते हैं, इनमें अंडाणु जो होते हैं उनमें एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अधिकांश प्राणियों के अंडों में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है और बाकी शुक्राणु क्यों नहीं प्रवेश करवाते वो भी आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था। इस क्रिया को बोलते हैं मोनोस्पर्मी। यानी मोनोस्पर्मी किस प्रकार से डिफाइन करेंगे इसको, क्या कहेंगे, तो इसमें आप कह सकते हो इसको शुक्रता, शुक्राणुता भी बोलते हैं हिंदी में, एक शुक्राणुता। इसके अंतर्गत वो प्राणी
जिनके अंडाणु में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है, शेष शुक्राणु अंडाणु से बाहर निकल रह जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं मोनोस्पर्मी। एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को कहते हैं पॉलीस्पर्मी। यानी एक अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणु यदि प्रवेश कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं बहुशुक्राणुता या पॉलीस्पर्मी। और ये जो क्रिया है ये अतिपीतिकी अंडे जो होते हैं, मेगालेसिथल एग्स जो होते हैं, जैसे पक्षियों के अंडे होते हैं, इंसेक्ट्स के अंडे होते हैं या रेप्टाइल्स के अंडे होते हैं, इनमें बहुशुक्रता देखने को मिलती है, पॉलीस्पर्मी देखने को मिलती है। इनके अंडों में एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं। और इसमें सामान्य रूप से एक से अधिक शुक्राणु अंड में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन कोई एक शुक्राणु प्राककेंद्रक ही मादा प्राककेंद्रक के साथ संगलन करता है। संगलन, जिसको फ्यूज़न बोलते हैं इंग्लिश में, करता कोई एक शुक्राणु का केंद्रक ही है, लेकिन प्रवेश कई कर सकते हैं, ऐसा इनके अंदर देखने में मिलता है। और जो शेष शुक्राणु होते हैं, जैसे मान लीजिए एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर गए, एक शुक्राणु का प्राककेंद्रक ने तो आगे की क्रिया शुरू कर दी, फ्यूजन शुरू हो गया, एम्फीमिक्सिस शुरू हो गई। बाकी शुक्राणुओं का क्या होगा? तो बाकी जो शुक्राणु हैं उनके वो सारे के सारे अंड कोशिका का जो द्रव्य होता है उसके वो जर्मिनल डिस्क जो होती है उस भाग में इकट्ठे हो जाते हैं, जो बाद में फिर धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। इनको जो जब ये इकट्ठे हो जाते हैं जर्मिनल डिस्क की तरफ, तो उस समय इनका नाम बदल जाता है और इनको फिर मीरोसाइट्स कहा जाता है। बाद में ये मीरोसाइट्स भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये मोनोस्पर्मी किसे कहते हैं और पॉलीस्पर्मी किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताया। अब निषेचन की रासायनिकी यानी केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, इसे और थोड़ा सा समझ लें। निषेचन की क्रिया में दोनों यानी शुक्राणु व अंडाणु रासायनिक पदार्थ सीक्रेट करते हैं। ये जो रसायन होते हैं ये हार्मोन नेचर के होते हैं, हार्मोनल नेचर के होते हैं और इनको गैमोन्स कहा जाता है। शुक्राणु से जो सीक्रेट होते हैं इन हार्मोन्स को तो गैमोन्स बोलते हैं, एंड्रोगैमोन्स, ठीक है। और अंडाणु से जो केमिकल सीक्रेट होते हैं उनको गाइनोगैमोन्स कहा जाता है। एंड्रोगैमोन्स और गाइनोगैमोन्स। एंड्रोगैमोन जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एंड्रोगैमोन फर्स्ट और एंड्रोगैमोन सेकेंड। ये क्या है? एंड्रोगैमोन फर्स्ट जो होता है ये शुक्राणु की जो उसकी चलने की क्रिया जो होती है, गमन की जो क्रिया होती है, उसके लिए सीक्रेट किया जाता है, क्योंकि शुक्राणु में एक लिमिटेड ऊर्जा होती है और यदि यह तीव्रता से चलता है तो शीघ्र ही ये ऊर्जा उसकी ख़त्म भी हो जाती है। तो उसको अंडाणु तक पहुंचने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। तो ये इसका नियंत्रण जो है वो एंड्रोगैमोन फर्स्ट द्वारा किया जाता है। यानी एंड्रोगैमोन फर्स्ट जो है वो शुक्राणु में उसकी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो ही शुक्राणु अंडाणु को स्पर्श करता है, निषेचन की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया एकदम से शुरू होगी। तो एंड्रोगैमोन सेकंड जो है वो शुक्राणु द्वारा स्पर्श कर लेने पर जो अंडे की दीवार है उसको गलाने का कार्य करता है, एग वॉल को, जो जिलेटिन की होती है। तो ये जो जिलेटिन की अंडे की जो दीवार है ये फर्टिलाइजेशन के दौरान निषेचन की क्रिया में घुल जाती है। तो इसको घोलने का कार्य जो करता है वो एंड्रोगैमोन सेकंड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आइए गाइनोगैमोन पर। गाइनोगैमोन फर्स्ट जो होता है उसका सीक्रेशन अंडाणु द्वारा किया जाता है और गाइनोगैमोन फर्स्ट है ना, और इसको अंडाणु के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और एंड्रोगैमोन फर्स्ट के प्रभाव को शुक्राणु के द्वारा जब स्पर्श कर लिया जाता है उसके बाद ये उदासीन कर देता है, ये उदासीन करने का काम करता है। यानी कि गति करता हुआ स्पर्म जब ओवम से आके मिल जाएगा, उसको स्पर्श कर लेगा, उसके बाद उसके गति करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन यदि मान लीजिए इसके बावजूद भी वो गति करता है
तो फिर वो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आए। तो इसीलिए एंड्रोगेमोन फर्स्ट जो है उसके प्रभाव को ख़त्म करता है गायनोगेमोन फर्स्ट, उदासीन कर देता है उसके प्रभाव। और गायनोगेमोन सेकंड जो होता है वो शुक्राणु को चिपचिपा बनाता है। ऐसे सीक्रेशंस होते हैं जो कि उसको अंडाणु की सतह से चिपकने में सहायता करता है। तो ये एंड्रोगेमोन सेकंड को एक इसमें ये गायनोगेमोन सेकंड की बात हुई। अब एंड्रोगेमोन सेकंड को एक अवसर प्रदान किया जाता है इसमें कि वह आसानी से अंडे की दीवार को गला सके, यानी अंडे की दीवार को गलाने का काम वो तो एंड्रोगेमोन सेकंड का है, लेकिन अगर ठीक तरीके से वो चिपक नहीं पाए उसके अंडे से तो ये काम भी आसानी से नहीं हो सकता। तो इसीलिए ओवम के द्वारा गायनोगेमोन सेकंड सीक्रेट किया जाता है जो उसकी अंडे की दीवार को चिपचिपा बनाता है, जिससे शुक्राणु उससे चिपक सके और उस दीवार को गलाने का कार्य कर सके। तो ये एक बहुत ही विलक्षण सी केमिस्ट्री है अंडाणु और शुक्राणु के बीच की, ताकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया को आसानी से किया जा सके। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है, निषेचन का महत्व क्या है। तो कुछ बिंदु इसके आपको बताता हूँ। एक तो इस क्रिया ये जो क्रिया फर्टिलाइजेशन की होती है इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, और जो कि आगे के भ्रूणीय विकास के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। निषेचन के द्वारा क्या होता है, जो oocyte होता है, अंडाणु कोशिका होती है, उसका सेकंड मैचुरेशन डिवीजन भी पूर्ण हो जाता है। वो निषेचन के द्वारा ही होता है, उस निषेचन की क्रिया के बाद के साथ साथ होता है। एम्फीमिक्सिस जो क्रिया होती है उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फर्टिलाइज्ड एग अब डिप्लॉयड हो जाता है, ये भी एक बड़ी घटना होती है। शुक्राणु का जो सेंट्रियोल है वो अंडाणु में पहुंचकर जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको क्लीवेज के लिए प्रेरित कर देता है, विदलन के लिए प्रेरित करता है। सेंट्रियोल का काम ही यही है कि विदलन की क्रिया को शुरू किया जाए, उसमें वो सहयोगी होता है। निषेचन की क्रिया में नर व मादा के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, ये जेनेटिक कैरेक्टर्स गुणसूत्रों के माध्यम से अगली संतति में पहुंचते हैं। ये एक निषेचन का महत्व है। निषेचन द्वारा जो अंडकक्ष है उसका एक नया तल वो भी बना दिया जाता है। अंडे की परिधीय भाग में भी परिवर्तन होते हैं और इसके कारण से जो दूसरे शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बिंदु हैं जो आपके ध्यान में होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है और इसके साथ ही अपना फर्टिलाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में आपको फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।